हेलो बालको। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर सोल्यूशन। देखिए, आप सोच रहे होंगे मैंने दूसरा चैप्टर क्यों बोला, पहला चैप्टर क्यों नहीं बोला। देखिए बेटा, सॉलिड स्टेट में जो एग्जाम पर्पज से, जो बोर्ड एग्जाम पर्पज से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें बहुत कम कंटेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो लास्ट चैप्टर हम लोग का बन के रह जाए। पहला चैप्टर जो है उसमें सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। जिन चैप्टर से हमारा ज्यादा नंबर कवर होता है, हम पहले उन सारे चैप्टर्स को रीड आउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट है आपको बोर्ड में अच्छे नंबर दिलाना, ना कि आपको नॉलेज देना कि हाँ ये इसको लाइन से पढ़ेंगे हम। तो पहला चैप्टर ना पढ़ा के मैं क्या पढ़ाऊंगा, पहले आपको सोल्यूशन, फिर इसके बाद जो चैप्टर आते जाएंगे 12th में, मैं सारे चैप्टर धीरे धीरे कवर करूंगा। आपको बहुत अच्छे से समझना है, बाकी नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो आज समझेंगे हम अपने चैप्टर विलयन को। देखो बालक, विलयन, विलयन क्या होता है। देखिए, सिंपल सी बात करें, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उसे नॉर्मली मिश्रण कहते हैं या विलयन कहते हैं। लेकिन विलयन तब कहा जाता है, मान लीजिए हमने कहा कि दो पदार्थों के सामांग मिश्रण को, दो पदार्थों के सामांग मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। दो पदार्थों के सामांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है, ठीक है। बाकी मैं लिखूंगा नहीं, डेफिनेशन जो बोल रहा हूं इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है, विलयन जिन दो चीजों से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं। बेटा, उनमें से एक चीज विलयन जो होता है, मान लीजिए ये आपका विलयन है, विलयन दो पदार्थों को मिलाओ तो विलयन बनना है। समान मिश्रण, बेटा दो चीजें होती हैं, एक बेटा उसमें होता है विलेय, क्या होता है विलेय, दूसरा क्या होता है विलायक, क्या होता है विलायक। तो विलयन मतलब बनेगा जब जब विलेय और विलायक को क्या कर दिया जाएगा, आपस में मिला दिया जाएगा। विलेय मतलब जिसको घोला जाए, क्या किया जाए, जिसको घोला जाए, जिसको घोला जाए, और जिसको घोला जाए और जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए वो क्या होगा, विलायक, जिसमें घोला जाए। तो बेटा एक बात ध्यान रखने वाली है, जिसको घोला जाए उसे विलेय कहते हैं, जिसमें घोला जाए उसे विलायक कहते हैं। एक बात हमेशा सच के तौर पे याद रखिए कि विलायक का अमाउंट हमेशा विलेय से ज्यादा होगा, ठीक है। कंफ्यूजन, अच्छा एक तरह याद करने के तरीके ये है, 1 2 3 4 वर्ण है इसमें, इसमें 1 2 3 वर्ण है, तो जो ज्यादा होगा उसका वैल्यू भी देखो, यहाँ पर 4 वर्ण है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि विलायक मतलब ज्यादा जो चीज होती है उसे विलायक कहते हैं, जो कम होता है उसे विलेय कहते हैं। तो आशा करते हैं विलेयन का मतलब समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब समझते हैं ये जो विलयन बनता है, मान लीजिए हमने बता दिया आपको विलेय विलायक मिलाते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए ये है आपका एक कंटेनर, इसमें आपने, ये था आपका सॉल्वेंट, ये आपका क्या था सॉल्वेंट, और इसमें बाहर से आपने थोड़ी सी शुगर मिला दी, मान लीजिए शुगर मिला दी, सॉल्ट मिला दिया जो घुल जाए, ठीक है। उसके बाद इस कंटेनर में क्या कोई चेंज आएगा, क्या इसका आयतन बढ़ेगा, मान लो कंटेनर बड़ा हो गया शायद, इसे छोटा करता हूं, हाँ। अब मान लीजिए इसमें आपने शुगर मिला दी, उसके बाद ऐसा कुछ हो गया ये। अब ये हमें बताइए कि क्या इसके आयतन में कोई परिवर्तन आएगा, यहां पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आयतन में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। कि ये मान लीजिए 2 लीटर पानी था, आपने 100 ग्राम चीनी डाल दी है, तो 2 लीटर 100 ग्राम ऐसा कुछ बढ़ जाएगा, कुछ घटेगा बढ़ेगा, तो आप इसमें हमें बताएंगे, ठीक है। ये था आपके लिए विलयन से संबंधित क्वेश्चन। अब बात आती है, हम आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। मेरा रजिस्टर किधर गया, वो चलिए ठीक है, इसे मिटाने के लिए मैं इसे साफ कर लेता हूँ, मेरा डस्टर गायब हो गया। हाँ समझे बालक, ये जो विलयन होते हैं उनके वेरियस टाइप होते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको मिटाता हूं, अब समझेंगे हम विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार क्या होते हैं, देखिए बालक, विलयन के बहुत प्रकार होते हैं अलग अलग आधार पर। विलयन के जो प्रकार होते हैं उनके बहुत सारे आधार होते हैं, कि मान लीजिए कि हमने कहा उनका भौतिक आधार पर, तो भौतिक आधार पर देखा जाए, सिंपल सी बात है, तो हम कहते हैं ठोस का, ठोस के साथ, ठोस का, ठोस का लिक्विड के साथ, ठोस का गैस के साथ। मतलब ठोस को हम ठोस से मिला रहे हैं, ठोस को लिक्विड से मिला रहे हैं, और ठोस को किससे मिला रहे हैं, गैस से। एस फॉर सॉलिड होता है, एल लिक्विड होता है, जी गैस होता है। इतना इंटर में आकर समझ गए होंगे, ठीक है। फिर दूसरा टाइप क्या होगा कि हम लिक्विड को सॉल्ट से मिलाएं, फिर लिक्विड को हम मिला दें किससे, लिक्विड से, फिर लिक्विड किससे मिला दें, गैस से, ठीक। तीसरा टाइप क्या होगा कि हम गैस को सॉल्ट से मिलाएं, फिर गैस को हम मिला दें किससे, लिक्विड से, फिर गैस को किससे मिला दें,
गैस से। तो ये बेटा हमारे 9 टाइप के क्या हो गए, सोल्यूशन भौतिक आधार पर हो गए। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ठोस का ठोस के साथ, ठोस का द्रव के साथ और ठोस का गैस के साथ, ये हमारे भौतिक आधार पर विलयन के प्रकार होते हैं, ठीक है। अब जो मुख्य आधार है हम उन्हें समझेंगे। देखिए अभी मैं इसके एग्जांपल दूंगा आपको कि ठोस में ठोस मिलाया जाएगा तब कौन सा विलयन बनता है, कैसा बनता है, मुझे दिखाई कैसे देगा। अगर ठोस को लिक्विड में मिला दिया जाएगा तब क्या बनेगा, इन सबके एग्जांपल्स मैं अभी दूंगा, ठीक है। पहले मैं आप पूरा विलयन के प्रकार एक्सप्लेन कर दूं। मिटाता हूं इसको, इसे नोट कर लेंगे आप, बुक में भी लिख रखा है इसे। तो भौतिक आधार पे हो गया आपका, मिटाता हूं मैं इसको। आप समझेंगे नॉर्मल कितने प्रकार के विलयन होते हैं। अन्य प्रकार देखो बेटा, अन्य प्रकार में बेटा सबसे पहले हम समझेंगे कि आपको ये कहा जाता है विलेयता के आधार पर। कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों के कणों का आकार लगभग समान होता है। वह विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों के कणों का आकार क्या हो, सेम हो, तो बेटा उसे बोला जाता है समांगी विलयन। क्या बोला जाता है, समांगी विलयन। और जब विलेय तथा विलायक दोनों की कण अलग अलग सेपरेट हो रहे हो, अलग अलग दिखाई दे रहे हो, तो बेटा ऐसे विलयन को बोला जाता है विषमांग विलयन। क्या बोला जाता है, विषमांग विलयन। तो एक होता है समांगी विलयन, एक होता है विषमांगी विलयन। पेपर में आप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। मैंने समांगी विलयन बताया आपको। समांगी विलयन में मैंने बताया जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों के कण लगभग क्या होते हैं, समान अवस्था में होते हैं। बेटा क्या कहते हैं उसे, समांगी विलयन, ठीक है। अब समांगी विलयन काहे कहते हैं उसको, मान लो सिंपल तरीके से मैं बताऊं आपको कि चीनी को जब पानी में घोला जाता है, चीनी को जब पानी में घोला जाता है तो चीनी के कण लगभग बहुत छोटे हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते कि चीनी है पानी, तो चीनी और पानी में हम सेपरेट नहीं कर पाते, यानी वो विलयन कैसा हो गया, समांगी विलयन हो गया, ठीक है। दूसरी बात बेटा विषमांगी विलयन। अब बात अगर विषमांगी विलयन की है तो यह समझना पड़ेगा कि जब विलेय और विलायक के कण की प्रकृति क्या हो, अलग अलग हो। मान लो आप पानी को वालू में डाल दिए, पानी अलग दिखाई दे रहा है, वालू अलग दिखाई दे रहा है, तो बेटा ये कैसा विलयन होगा आपका, विषमांगी विलयन। ये छोटा सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, कॉमन आइडिया से याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो मैंने समांगी बता दिया, विषमांगी बता दिया। बेटा एक विलयन होता है संतृप्त विलयन। क्या होता है, संतृप्त विलयन। एक संतृप्त विलयन होता है, जो नाम बता रहा हूं उसे कॉपी में नोट कर लीजिए आप, संतृप्त विलयन। क्योंकि मेरी भाषा में अगर नोट कर लेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। बुक की भाषा अच्छी होती है लेकिन थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड होने की वजह से वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रह पाती, ठीक है। तो चीजों को इस तरह पढ़ा करिए कि आपको लंबे समय तक याद रह पाए, ठीक है। मैंने कहा संतृप्त विलयन, दूसरा कौन सा, असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। अब बताते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय को ना घोला जा सके। मतलब होता है एक विलयन में, मैं समझाता हूं फिर डिफरेंस बताता हूं। मान लो कोई विलायक है, आपने उसमें कुछ डिजोल्व करना चालू किया, घोलते रहे एक रूम टेम्परेचर पर। एक समय ऐसा आएगा कि उसमें विलय क्या होगा, घुलना बंद हो जाएगा। क्या होगा, विलय घुलना बंद हो जाएगा। एक रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, समझे। तो अब उस विलयन का नाम संतृप्त विलयन हो जाएगा। रही बात असंतृप्त विलयन की, तो ताप बढ़ाने के साथ अगर विलय घुलता जाए तो बेटा ऐसे विलयन को क्या कहते हैं हम, असंतृप्त विलयन। तो वह विलयन स्थिर ताप पर जितना विलय किसी विलायक में घोला जा सके तो उससे बने विलयन का नाम क्या होता है, संतृप्त विलयन। समझ गए। बात आती है असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें ताप वृद्धि के साथ साथ विलय और अधिक घुलता जाए, तो बेटा ऐसे विलयन को क्या कहेंगे हम, असंतृप्त विलयन। बात समझ में आई, संतृप्त का क्या मतलब है, असंतृप्त का विलयन क्या होगा, एकदम क्लियर। बताया ना कि एक निश्चित ताप पर कितना घुल सकता है, ठीक, फिर नहीं घुलेगा, लेकिन ताप बढ़ाते जाओगे विलय फिर घुलना चालू हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, तो बेटा ऐसे विलयन को बोला जाता है असंतृप्त विलयन है। सिंपल सी भाषा में अगर ऐसे कहें कि न तुमको पानी पीने के लिए कोई देता तो मैं कहता हूं बस मैं तृप्त हो गया, अब नहीं चाहिए, तृप्त हो गया ना। अब उसी तरह यहां संतृप्त है, लेकिन क्या, तो थोड़ा और चला है फिर पानी दे तो हाँ थोड़ा पी ले। उससे क्या हुआ, आप जैसे ही चले आपकी एनर्जी खत्म हुई, आपको फिर से पानी की क्या पड़ी, आवश्यकता। ठीक उसी प्रकार है असंतृप्त, कि टेम्परेचर बढ़ा दो फिर से विलय घोल दो। अब क्लियर हुआ होगा। तो संतृप्त और असंतृप्त क्लियर हो गया। बेटा एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। ये दो शब्द बहुत बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, इनको नोट कर लिया होगा आशा करते हैं आपसे कि ये हो गया आपका समांगी, विषमांगी, संतृप्त, असंतृप्त। अब समझेंगे हम तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। देखिए बालक, तनु विलयन वो होता है, देखिए जैसे कोई विलायक होता है, अगर उसमें विलायक की तुलना में विलय की मात्रा अति अल्प होती है, वह विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलय की मात्रा अति अल्प होती है, उसे बोला जाता है तनु विलयन।
तनु विलयन, तनु विलयन मतलब कहे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी, ऐसा कुछ समझिए आप। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी। अब बात आती है सांद्र विलयन क्या होता है। सांद्र विलयन कहते हैं वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो लेकिन विलायक की तुलना में कम। अब मान लो पानी विलायक होता है, मान लो पानी विलायक है, पानी में सब चीजें घुलती है। ऐसा नहीं कि 2 किलो चीनी लिए 1 लीटर पानी लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब विलायक हमेशा विलेय से ज्यादा होगा। मैंने बताई थी बात कि विलायक सदैव विलेय से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सांद्र विलयन का मतलब यह है कि विलायक की तुलना में कम लेकिन विलेय अधिक हो। तो बेटा वैसे विलयन को क्या बोले हम, सांद्र विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सांद्र विलयन। अब क्या मतलब समझ में आया। सांद्र विलयन का मतलब है कि 1 लीटर पानी में 10 चम्मच चीनी, 1 लीटर पानी में 10 चम्मच चीनी, तो बेटा वो हो जाएगा सांद्र विलयन। क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन। दोनों का मतलब क्लियर हुआ है। तो अभी मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा बालको वाली क्लास के नाम से, नोट्स भी उस पर अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। तो आप नोट्स भी उससे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं लिखाऊंगा जो मैं बोल रहा हूं, अगर ये आप सीख गए ना तो आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं उसे पूरा अगर बोर्ड पे लिखूंगा तो वो लंबा हो जाएगा। तो आपको केवल बोल बोल के बता रहा हूं तो आप समझ सके चीजों को, ठीक है। सांद्र विलयन समझ में आया कि नहीं आया, कि मतलब जिसमें विलेय ज्यादा हो लेकिन विलायक से कम। इस तरह तनु विलयन में क्या होता है आपको, इसमें विलायक में विलेय की मात्रा बहुत ही कम होती है, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी दिया, आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तनु विलयन समझ गए, सांद्र विलयन समझ गए, ठीक है। अब समझते हैं बेटा हम एक प्रॉपर्टी जिसे सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्रता, ठीक है। अब देखिए बालक, सांद्रता की बात करते हैं। मिटा इसको। सांद्रता क्या होती है, देखिए जैसे जैसे सांद्रता की बात करें, अंग्रेजी में कंसंट्रेशन बोलते हैं। देखो बालक, जब किसी विलेय को किसी विलायक में घोला जाता है, जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है, ठीक है, तो वह विलयन कितना मीठा हुआ, कितना नहीं मीठा हुआ, कितना कड़वा, सारी बातें जो थी वो सांद्रता के टर्म में मेजर की जाती है। मान लीजिए मैं समझाने की बात बोल रहा था कि 1 लीटर पदार्थ में उपस्थित विलेय की मात्रा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, 1 लीटर विलयन में, एक बात समझो आप, कोई विलायक है उसमें क्या करोगे आप, चीनी डिजोल्व करोगे। वो जितनी चीनी डिजोल्व की और जितना उसका आयतन था, मान लिया आपने 1 लीटर में 1 चम्मच चीनी डाली, तो 1 चम्मच चीनी का जितना वेट है डिवाइडेड बाय देयर वॉल्यूम, मतलब उसके वॉल्यूम से उसे आयतन से क्या कर दो, भाग कर दो। मतलब पदार्थ की मात्रा बटे विलयन का आयतन, समझे। तो सांद्रता मतलब पदार्थ की मात्रा बटे विलयन के आयतन। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, सांद्रता। ऐसा निकाल लेते हैं। सांद्रता समझ में आ गया कि किसी निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, ठीक है, समझ में आया। किसी निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। बात समझ में आ गई ना, कि कितना पदार्थ कितने आयतन में हम, आयतन मतलब 5 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 1 लीटर जितने भी बोल रहे हो, समझ नहीं समझ गए। तो पदार्थ की मात्रा किसी निश्चित आयतन में कितनी है वही क्या होती है, सांद्रता। अब बेटा सांद्रता को व्यक्त करने वाली बहुत सारी विधियां हैं। सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां अब अगली हेडिंग डालेंगे आप। देखो जो शब्द बता रहा हूं वैसे से नोट करते चले जाएंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां, तो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अलग विधियां मैं बताता हूं, उनको बिठाता हूं 1 2 3। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल का भी लेक्चर होगा। पहले मैं सारा चैप्टर कंप्लीट करूंगा। मान लीजिए सारा चैप्टर क्या है, जैसे ये टॉपिक विलयन वाला, जैसे कि सांद्रता निकालना सीख जाएंगे, मोलटा नॉर्मलता ये सब निकालना सीखेंगे, तब उन पर तुरंत हम न्यूमेरिकल लगा लेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी के साथ अगर न्यूमेरिकल लग जाता है तो ज्यादा अच्छे से आता है हमें। सांद्रता का पहला फॉर्मूला मैंने लिखा, आपको आना चाहिए ये चीज। पदार्थ की मात्रा में दी है, मतलब 5 ग्राम को 5 ग्राम 10 ग्राम 100 ग्राम चीज को मैंने किसमें घोल दिया, 2 लीटर में घोल दिया। तो पदार्थ की मात्रा लिखे, आयतन लिखे 2 लीटर, डिवाइड किए, आंसर आएगा आपके पास, सांद्रता होगी, ठीक है। कुछ सिंपल वर्ड्स में इसलिए बता रहा हूं आपको चीजें समझ में आ सके, वैसे तो बहुत सारा डिफिकल्ट चारों तरफ लिखा ही हुआ है। अब समझिए बालक, सब सांद्रता को व्यक्त करने वाली सबसे बड़ी विधि होती है मास परसेंटेज, इसे बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। फिर होता है बेटा इसे एम परसेंटेज बोलते हैं शायद। उसके बाद आयतन परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, आयतन प्रतिशत, प्रतिशतता कह सकते उसको, उसके उस मतलब प्रतिशत ही कहो। उसके बाद द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत, मतलब इसे कह सकते हो एम वी, यहां लिखेंगे
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये क्या आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके अलावा बेटा मोलरता, क्या मोलरता, फिर मोललता, मोललता, फिर नार्मलता, नार्मलता, मोलरता, मोललता, नार्मलता। उसके बाद एक और मोल प्रभाज, बाकी फार्मलता, पार्ट पर मिलियन, वो सब आते हैं। अभी आपको बस इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है, वो बात की बात है। आप जितना बता रहा हूं उतना पहले फोकस करिए। मोलरता, मोललता, नार्मलता, फार्मलता, पार्ट पर मिलियन, उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना बेटा आपको पहले दिमाग में बिठाना है कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज होता क्या है। एक बेटा कैमरा देख लेता हूं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही चल रहा है बालक, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने क्या लिखा था, हाँ द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, ये सारे टॉपिक को कवर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। मिटा दे इसको, इसको मिटा दे, तो मिटाता हूं इसको, ठीक है। तो पहली हेडिंग रहेंगी हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता, मैं यहां डालता हूं, यहां पर लिखेंगे हम द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, या इसे बेटा भार प्रतिशत भी बोलते हैं, भार प्रतिशतता, प्रतिशतता, ठीक है। तो चाहे द्रव्यमान प्रतिशतता बोलो या भार प्रतिशतता बोलो, ठीक है। इसका सूत्र देखो, तो भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होगा, यहाँ पे मास परसेंटेज बराबर क्या लिखेंगे, विलेय, विलेय का भार, ठीक है, फिर विलयन का भार, ठीक है, इंटू 100, वो शुड बी इन ग्राम, ये ग्राम में होने चाहिए, किसमें होने चाहिए, ग्राम में। तो ये हो गया भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता। तो विलेय जो चीज है वालों को 5 ग्राम विलेय को जब किसी विलयन में मतलब विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का भार 10 ग्राम हो जाता है, ऐसा कुछ देगा। तो आपको इस फॉर्मूले से क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। दोनों का ही जो वैल्यू रखना है वो किसमें रखना है, ग्राम में रखना है, यहाँ कुछ भी लीटर वीटर में नहीं है, ध्यान रखें इस बात को। द्रव्यमान प्रतिशतता बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा एग्जाम में, तो द्रव्यमान प्रतिशतता ध्यान रखें, इसे भार प्रतिशतता भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा शायद मैं तेज पढ़ा रहा था, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ जाए चीजें। द्रव्यमान प्रतिशतता क्लियर हो गया। उसके बाद देखो नाम से पता चल रहा द्रव्यमान भार, यानी दोनों चीजें भार से संबंधित है, तो कोरिलेट करोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा कौन सा था बेटा, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता मतलब विलेय का आयतन, क्या है, विलेय का आयतन। विलेय का आयतन किसमें होना चाहिए, ml में, मिलीलीटर में होना चाहिए। नीचे क्या रहेगा, विलयन का, विलयन का, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो भी किसमें, ml में, कितना रहेगा, इंटू 100, ठीक है। ये बात ध्यान रखें आप। तो को आयतन था, दोनों चीजें आयतन देखी गई, भार था तो दोनों में भार देखा गया। अब थर्ड है बेटा मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब दिमाग काम कर रहा होगा कि विलेय का भार, विलयन का आयतन, लिखेंगे क्या, इसका सूत्र क्या होगा, विलेय का भार जो भी किसमें, ग्राम में। उसके बाद विलयन, विलयन का, विलयन का, विलयन का, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100, ठीक है। बात न्यूमेरिकल में जैसे दिया वैसे ही पुट कर देना आके, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा अच्छा मैं। तो बेटा ये हो गया आपका द्रव्यमान प्रतिशत, ये हो गया आपका आयतन प्रतिशत, ये हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसे भार आयतन प्रतिशत भी कहा जाता है, डोंट बी कंफ्यूज, ओके। तो ये बात आपने लिख ली, ये 3 विधियां आपके सामने आ गई। डोंट डिफाइन दिस, आपको इतना फॉर्मूले के हिसाब से डिफाइन कर दो तब भी सही रहेगा। तो ये 3 चीजें आपको आ जानी चाहिए एकदम परफेक्ट, स्क्रीनशॉट खरसानी ले लीजिए, ले लिया, 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो चैप्टर को तेज करेंगे क्योंकि बातें भी रिवीजन भी आएंगी, ये बात समझ में आ रही है मुझे, लेकिन अभी कंप्लीट करना है आपको। जैसे लिख रहा हूं वैसे कॉपी में नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे जब चैनल बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, मिटा दूं, 1 2 3। अब हम पढ़ेंगे, देखो बेटा मैंने भार प्रतिशत लिखा था क्योंकि फॉर दिस, इसके लिए मैंने यहाँ बता दिया आपको, इसके लिए मैंने यहाँ बता दिया, डोंट बी कंफ्यूज, तीनों इसके अंदर में आ गए, इसके अंदर में कोई नहीं आया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोलरता, क्या पढ़ेंगे, मोलरता, ये पेपर पूछा जाता है। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित
विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ध्यान रखो, मोलरता। मोलरता क्या होती है? मैंने बोला जो वही लिखना, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो किसमें होना चाहिए? लीटर में। ठीक, एक तो फॉर्मूला ये लिख सकते हो बेटा, मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल एम से। ठीक है, यूनिट मात्रक मोल पर लीटर। मात्रक क्या होगा बेटा इसका? न्यूमेरिकल बच्चे लगा देते हैं, मात्रक लिखते ही नहीं, पैजामा काला काम करते हैं। तो मोल पर लीटर जरूर ध्यान रखें, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ये इसका क्या हो गया? मात्रक। तीसरी बात इसका पॉइंट क्या है बेटा? कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है। मोलरता ताप पर निर्भर करती है। अगर मैं तेज पढ़ाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर यहां तक पहुंच गए आप लोग वीडियो देखते देखते। मोलरता मात्रक, फिर मैंने बताया मोलरता ताप पर निर्भर करती है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला भी याद रखिए बेटा, मान ली ऐसे लिख सकते हो आप, ये मोलों की संख्या निकालने का भी सूत्र बताता हूं मैं, स्मॉल m इंटू 1000 और वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम अब ml में होगा। यहां पर मैंने लीटर लिखा क्योंकि लीटर बदलते ही जैसे 1000 डिवाइड करोगे 1000 ऊपर चला जाएगा। देखो बालक, ये विलेय की मोलों की संख्या होती है ना, इसे कैसे निकाला जाता है इतना नोट करो पहले ये फॉर्मूला, फिर मैं सबका सिंबल का मतलब बताता हूं। इसका मतलब होता है विलेय का भार। क्या मतलब होता है? यहां पे लिखता हूं मैं, दिखाई दे, स्मॉल w विलेय का भार। मतलब कहा 5 ग्राम चीनी को घोला गया, यानी 5 ग्राम जो घोला गया है वो है हमारा क्या? W। ठीक, अब जिसे मतलब 5 ग्राम चीनी को घोला गया है, तो चीनी का अणुभार होता है 342। ये तुम्हें याद रखना है, निकालना आता तो निकाल लो। कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और 11, 12 22 11, ये चीनी का सूत्र होता है। इसका आपको क्या करना है? अणुभार निकालोगे। कार्बन, एक कार्बन का 12 होता है। कितने कार्बन है? 12 है। 12 का 12 से मल्टीप्लाई करो 144 आएगा। एक हाइड्रोजन का एक होता है, कितने हैं? 22। तो बेटा उसमें जोड़ देंगे। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने? 11। इसका जितना आएगा जोड़ के निकालेंगे 342 पॉइंट कुछ आएगा, 342 ही आएगा। ये m हो गया। ठीक है, तो मोल निकालने क्या करते हैं? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो भार आपको दिया इतना, अणुभार इतना, डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएगा। तो यहां मोल ना निकालने की वजह से मैंने क्या किया है? फॉर्मूला रख दिया डायरेक्ट कि 5 ग्राम दिया है, चीनी का मॉलिक्यूलर मास भी यहां रख दो, उसके बाद यहां 1000 लिखा है, आयतन 5 है, 500 ml 700 ml ऐसे देता है टीचर। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो सीधा सीधा इसी फॉर्मूले पर रख के आपके आंसर आ जाएंगे। प्रयास करेंगे क्योंकि इसमें मोल निकालता है बच्चा, कंफ्यूजन में रहता है। ऐसे सीधा यहाँ पर ये फॉर्मूला रख के आंसर निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ये बात आपने नोट कर ली। तो ये था बेटा हमारा मोलरता के विषय में। अब हम जानेंगे किसके विषय में? मोललता के विषय में। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। मोललता 1 2 3, जैसे पॉइंट में लिख रहा हूं एग्जाम में ऐसे लिखेगा तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। आधी अधूरी परिभाषा लिखते हो, आधे अधूरे बातें लिखते हो, नंबर कैसे पूरा मिल जाएगा? 90 ऐसे नहीं क्रॉस होंगे। समझ रही है इस बात को? अब समझेंगे हम मोललता। क्या समझेंगे? मोललता। ठीक है, इसके समझो। मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, मैं परिभाषा बोल रहा हूं, विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मैंने क्या बताया? विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। नोट दिस पॉइंट। ओके, तो हम फॉर्मूला लिखते डायरेक्ट। क्या लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। बहुत ध्यान देना, यहां आयतन नहीं है, भार है। ठीक है, विलायक का भार बेटा ये किसमें होना चाहिए? हमेशा किलोग्राम में। किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में। तो बेटा ये हो गया आपका मोललता। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मोल पर केजी इसका यूनिट होगा। क्या होगा यूनिट? इसे स्मॉल एम से पढ़ते हैं, मोल पर, अब लिख लेना मोल पर केजी। जैसे उसका क्या था? मोल पर लीटर था। उस वाले क्या था? मोल पर लीटर था। मैंने हिंदी में लिखा था, हिंदी में लिख दो, आप लोग कंफ्यूज ना हो। इतना तो आपको आता होगा अगर इंटर में आ गए, नहीं तो एक नंबर पजामा है आप। मोल पर
केजी, अब केजी को हिंदी में लिखा ना, मोल पर केजी, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात, यह ताप पर निर्भर नहीं करता, यह ताप पर निर्भर नहीं करती या करता, जो भी है, यह ताप पर निर्भर नहीं करती। मोललता, बेटा अब एक बात ध्यान रखें कि मोलरता और मोललता में डिफरेंस आपको क्लियर हो गए। पेपर में मोलरता और मोललता में डिफरेंस आता है। मेन डिफरेंस यही होता है कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो बेटा इसके लिए एक अन्य फॉर्मूला क्या होगा कि मोललता बराबर स्मॉल w स्मॉल m, तो सेम रहेगा। यहाँ पर 1000 रहेगा, यहाँ पर कैपिटल W रहेगा। यहाँ v नहीं लिखेंगे, हमारा आयतन नहीं है, यहाँ पर भार लिखना है। ये किसका भार है? जिसमें चीज घोली जा रही। मैंने कहा 5 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोला, जल में क्या कहता है? घोला जाता है। अब जल में घोला जाता है यानी जल का जितना भार होगा वही कैपिटल W होगा। विलायक का भार, विलेय का भार और विलेय का अणु भार, नोट कर ले इस बात को। जो चीज घोली गई उसका भार, जिसमें घोली गई उसका भार, और जो चीज घोली गई उसका अणु भार। अणु भार तो निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो भी 11th के लेक्चर्स लूंगा, उसको क्लास देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात थी मोललता के विषय में। एक भी पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूं, सारी बातें आपको आनी चाहिए। मिटा दूं? अब लिखेंगे हम नॉर्मलता के विषय में। मिटाता हूं 1 2 3। अब पढ़ेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता विषय में थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। देखिए बालक, नॉर्मलता क्या होता है? नॉर्मलता, नॉर्मलता इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल एन से प्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, जो बोलो लिखो, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर। अब लिखेंगे, यहां लिखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे व्हाट? विलयन का आयतन। क्या? विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। किसमें? विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या? नॉर्मलता। क्या हो गया बेटा? ये नॉर्मलता आपके पास आ गई। नॉर्मल क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? सब कुछ क्लियर नहीं क्लियर हो गया? नॉर्मलता। ठीक है, अब ग्राम तुल्यांक बट्टे लीटर। अब सुनिए, ग्राम तुल्यांक जो लिखा है, ये तो यूनिट बताई मैंने, ग्राम तुल्यांक जो लिखा है, अब ग्राम तुल्यांक होता क्या जानना जरूरी है बेटा। देखिए, एक शब्द होता है तुल्यांकी भार। क्या होता है? तुल्यांकी भार। बच्चे इसको निकालने में बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। देखो बालक, तुल्यांकी भार में मान लिया आपने किसी का अणुभार निकाला। क्या निकाला? अणुभार। मान लो बेटा, देखो तुल्यांकी भार अम्ल और क्षार और लवण सबके लिए क्या होती है? अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। अम्ल की बेटा क्षारकता ध्यान निकाल रखना चाहिए, क्षारकता। ठीक है, उसके बाद क्षार में अम्लता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अम्लता। और लवण में आयन देखते हैं। आयन हो सकते हैं आपके धनायन, क्या हो सकता है? धनायन हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है? ऋणायन हो सकता है, ऋणायन हो सकता है। ठीक है, अब देखो, मान लो किसी भी यौगिक का आपको तुल्यांकी भार निकालना है। ठीक है, मान लो कहा मैंने H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालिए, तो पहले H2SO4 देखिए आप क्या है? एक अणु है H2SO4। ठीक है, H2SO4 क्या निकालिए? अणु भार निकालिए। तो बेटा आपको पता है सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे बेटा तो हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा? 98। ये तो हो गया इसका अणु भार। मैंने बताया अणु भार बटे, मतलब अणु भार बटे अम्ल की क्या निकालते हैं? क्षारकता। इसकी क्षारकता बेटा देखो, यहां पर अगर देखा जाए सल्फर का जो H2SO4 का डायग्राम है, चित्र है, संरचना है, जो भी है कितनी चलता दी, इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? इसकी क्षारकता 2 हो जाएगी। यहाँ 2 OH है जो डिस्प्लेस हो सकते हैं, मतलब किसी भी एसिड में जितने OH डिस्प्लेस हो सकते हैं वही इसकी क्या होती है? क्षारकता होती है, मतलब विस्थापित होते हैं। इसकी क्षारकता कितनी बेटा? 2। तो हम इसे कितने डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करते कितना आ जाएगा बेटा? 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49। यानी H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना आ गया? 49 आ गया। H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना आ गया? 29 आ गया। ठीक है, तो बेटा आपका ये हो गया आपका तुल्यांकी भार निकालने का तरीका। तो आपको भी लवण का होता है, मान लो NaCl का निकालना होता है। किसका निकालना होता है? NaCl का निकालना होता है। ठीक है, NaCl का। बेटा एक मिनट थोड़ा कैमरा देख लेता हूं मैं।
हाँ ठीक है बालक, चल रहा है। अब मान ली तुमको NaCl का क्या करना है, NaCl का तेलंकी भार निकालना है। तो बेटा NaCl का तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, पहले अणुभार निकालो। सोडियम का होता है 23, इसका होता है 35.5, जोड़ दोगे इन दोनों को तो क्लोरीन का कितना होता है 35.5, सोडियम कितना होता है 23, उल्टा ना लिखो तुम लोग कहोगे ये सब उल्टा सीधा लिख दिए। सोडियम कितना होता है 23, अब 23 को होगा 35.5 से जोड़ोगे तो 58.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा, वो यहां रखोगे 58.5। उसके बाद इसमें आयन देखो, एक ही प्लस है एक ही माइनस, तो उसको एक ही से डिवाइड करोगे आप, ठीक है। आयन भी देखना, अगर 2 प्लस होता है 2 से डिवाइड करते, 3 प्लस होता है 3 से डिवाइड करते, तो ऐसे हम लवण का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम आयन से तो जो सोडियम क्लोराइड का अणुभार है ना, वही उससे क्या हो जाएगा तुल्यांकी भार हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने बताया, आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए तुल्यांकी भार वाली। तो ये बेटा हो गया आपका नॉर्मलता से रिलेटेड जानकारी, आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है बेटा मोल प्रभाज, ठीक है। अब मोल प्रभाज देखिए बेटा, मिटाता हूं इसको, मोल प्रभाज हम बताते हैं बेटा, मैं 1 2 3 देखिए वाला। मोल प्रभाज क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के कुल मोलों की संख्या विलयन की मोल प्रभाज कहलाता है। विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है। मैंने क्या बोला कि मोल प्रभाज मतलब जो घोला गया उसके मोलों की संख्या, मतलब और टोटल मोल, ये क्या है जिसमें घोला गया उसके मोल, जो घोला गया उसके मोल, ये भी जो घोला गया उसके मोल, तो बेटा इससे बोला जाता है मोल प्रभाज। क्या बोला जाता है मोल प्रभाज। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा उस विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। ये थी 4-5 जो मैंने बताई आपको सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। इसमें से आपके जो होम एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, सब में आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बेटा जो मैं आपको बताया जा रहा हूं उसे नोट करिए, पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए मोलर विलयन क्या होता है। तो मोलर विलयन किसे कहते हैं, ऐसा कोई विलयन जिसकी मोलरता 1 होती है उसे हम मोलर विलयन कहते हैं, ठीक है। एक बार पेपर में पूछा गया था बोर्ड, यूपी बोर्ड में, कि नॉर्मल विलयन क्या होता है। तो बच्चों ने भाई चीनी शुगर का, नमक का, पानी का, गजब का लिखे थे नॉर्मल सोल्यूशन, सबका मन में जो भी आया जो जैसा बनाया, कोई नींबू पानी डाल दिया, अलग अलग वैरायटी के विलयन लिखे। लेकिन वो नॉर्मल विलयन का मतलब ये था कि वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है हम उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। एक शब्द और होता है सेमी मोलर विलयन। क्या होता है, वह विलयन जिसकी मोलरता आधी होती है, 1/2 होती है, उसे हम कहते हैं सेमी मोलर, और जिसकी नॉर्मलता आधी होती है उसे सेमी नॉर्मल विलयन कहते हैं। तो बेटा ये थे हमारे जस्ट विलयन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी। मैंने आपको जैसे बताया, अगर तेज पढ़ाया या धीमे पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें उस बात को। और जो मेरा पहला क्वेश्चन था उसका आंसर भी दें, आपको याद हो, देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या था, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी है ये इनफ है। विलियन से अभी अब आएगा आगे वाली कहानी जो खतरनाक। ये तो विलियन से जल्द सूक्ष्म जानकारी नहीं थी, ये तो मतलब बड़ी जानकारी है कि ये बच्चों को तो आनी ही चाहिए। ये जब आ जाएगा विलियन का मतलब समांगी, विषमांगी, और देखो अच्छी छुट्टी हुई हमारी भी, सॉलिड सॉलिड के एग्जांपल, लिक्विड सॉलिड, ये सारे जो 9 विलियन उनको बड़ा प्यार से मैं समझा दूंगा, इसमें किसका किसका एग्जाम्पल आपको लिखना है, ठीक है। तो हम ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और जो क्वेश्चन पूछे उनका उत्तर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए, जल्द ही लाएंगे उसको हम। ओके, टाटा, बाय बाय।